अब हम बात करते हैं एटमॉस्फेयर का। देखिए स्ट्रक्चर कैसा होता है। एटमॉस्फेयर ना अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जैसे आपके हमने पढ़ा था कल, अर्थ के अंदर डिफरेंट डिफरेंट लेयरिंग्स हैं, क्रस्ट, मेंटल कोर, इनर कोर, आउटर कोर, इनर मेंटल, आउटर मेंटल, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ओशन क्रस्ट। सिमिलरली जो एटमॉस्फेयर है उसकी भी लेयरिंग है। देखिए लेयरिंग कैसे है, TS यानी कि ट्रोपोस्फेयर, देन स्ट्रेटोस्फेयर, लगभग 10 से 12 किलोमीटर तक ट्रोपोस्फेयर होता है। देन ये रेडियस की बात कर रहे हैं हम, लगभग सरफेस से लेते हैं, और उसके बाद 50 किलोमीटर, अराउंड 12 to 15 किलोमीटर स्ट्रेटोस्फेयर होता है। देन 50 to 80 किलोमीटर मीजोस्फेयर इज देयर। देन 80 to अराउंड 500 to 700 ये लेयर्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट चेंजेस होती रहती हैं अप एंड डाउन। थर्मोस्फेयर होता है, इसी थर्मोस्फेयर के अंदर आइनोस्फेयर भी होता है, हम उसके बारे में बात करेंगे। एंड देन फाइनली एट द एंड एक्सोस्फेयर। एक्सोस्फेयर मतलब सिंपल वैक्यूम, वहाँ पे कोई एयर नहीं होती, नो एयर, राइट। इट इज़ बेसिकली एंड ऑफ द एटमॉस्फेयर। यहाँ एटमॉस्फेयर का एंड है, एकदम एटमॉस्फेयर क्या माना जाता है, खत्म माना जाता है, कुछ नहीं होता है इस लेयर में। और जबकि जो हर लेयर है यहाँ पे यूटिलाइजेबल है। ट्रोपोस्फेयर अपने आप में यूटिलाइजेबल है, वहाँ पे हम अपने जो कमर्शियल एयरक्राफ्ट हैं उनको फ्लाई करते हैं। स्ट्रेटोस्फेयर है, उसमें वेदर बलून्स फ्लाई करते हैं। हम देखते हैं ज़रा कि कैसे डिफरेंट लेयर्स रोल प्ले करती है, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रोपोस्फेयर की। ट्रोपोस्फेयर हमने बोला सबसे पहली लेयर है। अगर हाइट के बारे में बात करेंगे तो पीछे डायग्राम में देखिए, लगभग 12 से 18 किलोमीटर। वेरिएशन क्यों है, क्योंकि हाइट वेरी कर रही है, इक्वेटर पे अलग, पोल वर्ड्स अलग, ठीक है। पोल पे हाइट थोड़ी डिफरेंट होगी, इक्वेटर्स पे अलग होगी, क्योंकि जब भी सनरेज हैं, अगर हम थोड़ा सा पुराने कॉन्सेप्ट की तरफ जाएं, हमें याद है कि ये सन है और उसके सामने अगर ये अर्थ है और ये वाला रीजन जो है ये इक्वेटर का रीजन है। तो देखिए जब सनराइज वर्टिकली डायरेक्टली अफेक्ट करती हैं, बिल्कुल आके हिट करेंगी इक्वेटर पे, तो इक्वेटर पे क्या होगा, बिकॉज ऑफ द मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ द हीट एयर राइज करेगी। एयर राइज करेगी क्योंकि एयर हल्की हो जाएगी। आप लोग एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी एयर का टेम्परेचर बढ़ेगा ना, एयर हल्की होगी, उसकी डेंसिटीज़ क्या होंगी, कम होंगी। और जब एयर हल्की होगी तो वो राइज करेगी। जो भी लाइट बॉडी होती है ना वो हैवी के ऊपर जाती है, ठीक है। तो जब भी कोई चीज़ हल्की हो जाएगी ऑटोमेटिकली एयर ऊपर चली जाएगी, ठीक है। ये इस फिनोमेना को हम बेसिकली कन्वेक्शन फिनोमेना बोलते हैं। मैं आगे जाके इसको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, बट फिलहाल जब भी बात आएगी आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा कि जहाँ पे भी मैक्सिमम हीट का कंसंट्रेशन होगा वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे टेम्परेचर राइज करेगा। अगर टेम्परेचर राइज करेगा डेंसिटीज फॉल होंगी। ये एयर की बात हो रही है। ये एयर की बात क्यों हो रही है, क्योंकि एयर जो है ना वो आइडियल गैस होती है, और आइडियल गैस के लिए आइडियल गैस इक्वेशन हम यूज़ करते हैं PV = mRT या फिर P = ρRT। और ये जो प्रेशर कांस्टेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए जो डेंसिटी है वो टेम्परेचर के क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अगर टेम्परेचर्स बढ़ेंगे तो एयर क्या होगी, हल्की होती जाएगी, डेंसिटीज़ क्या होंगी, गिरेंगी। तो एयर क्योंकि आइडियल गैस है, आइडियल गैस इक्वेशन एप्लीकेबल होगी, P = mRT, PV = mRT और P = ρ। ρ क्या होता है, डेंसिटी, डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। छोटा सा फंडा है साइंस का, ठीक है, कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि ये वाला फिनोमेना क्यों हो रहा है टेम्परेचर डेंसिटी का। मैंने थोड़ा सा डिटेल में समझा दिया, बट इतना याद रखने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल ये समझिए कि जब भी यहाँ पे सनरेज आएंगी तो एयर लाइट क्या होगा, लाइट हो जाएगी, और जब एयर लाइट होगी तो राइज करेगी। तो जो ट्रोपोस्फेयर है इस रीजन में वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, ज़्यादा हाइट का होगा, जबकि ये जो पोलवर्ड रीजन है यहाँ पे हाइट कम होगी। तो लगभग 8 किलोमीटर के अराउंड हाइट यहाँ रहेगी, और जबकि जब इक्वेटर वाला रीजन देखेंगे तो 18 किलोमीटर के अराउंड हाइट यहाँ पे रहेगी। जितने भी चेंजेस हैं क्लाइमेट और वेदर में वो सारे ट्रोपोस्फेयर में ही होते हैं। और जितना भी वाटर वेपर है ना सारे एटमॉस्फेयर का, वो 99% वाटर वेपर कहाँ पे है, ट्रोपोस्फेयर में। ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट फिनोमेना भी कहाँ होता है, ट्रोपोस्फेयर में होता है। मोस्टली जो हमारी विंड्स ब्लो करती है, हम आगे जाके पढ़ेंगे, वेस्टर्लीज, ईस्टर्लीज, ये मोस्टली हमारी कहाँ हो रही हैं, ये ट्रोपोस्फेयर में ही हो रही हैं। क्लाउड्स फॉर्मेशन, जो प्रेसिपिटेशन है, मोस्टली वेदर फिनोमेना जो ज्योग्राफी में हम लोग पढ़ते हैं वो मोस्टली कहाँ होंगे, हमारे ट्रोपोस्फेयर में होंगे। ट्रोपोस्फेयर में अगर हम देखेंगे तो देखिए ज़रा इस फिगर में ध्यान दीजिए। ट्रोपोस्फेयर में ना, ये यहाँ पे ज़रा देखिए फिगर में, सभी लोग फिगर में ध्यान दीजिए। टेम्परेचर, ये जो है ना रेड वाला कर्व, ये टेम्परेचर का कर्व है। आप देखिए कि जैसे जैसे हाइट बढ़ रही है, ये 0 हाइट है, राइट, और ये 10 किलोमीटर्स की हाइट है। जैसे जैसे हाइट बढ़ रही है वैसे वैसे टेम्परेचर का स्केल क्या है, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर से लेकर कम -50 तक जा रहा है। ये देखिए यहाँ पे तो टेम्परेचर कम होता जा रहा है जैसे जैसे आपकी हाइट बढ़ती जा रही है। ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए ये है अर्थ, ठीक है, ये अर्थ सरफेस है। अर्थ सरफेस क्या करता है, इसने सारी की सारी शॉर्ट वेव जो रेडिएशन है ना वो एब्जॉर्ब कर ली होंगी। तो अब अर्थ क्या हो गई है, हॉट, हीटेड हो गई है। और अर्थ जब खुद हीटेड अप हो जाती है ना, इट बिकम्स अ रेडिएटिंग बॉडी। और वो क्या करती है, रेडिएशंस को रेडिएट करती है। जब रेडिएशंस को रेडिएट करेगी तो इमेजिन करिए कि अर्थ खुद अपने आप में एक रेडिएटिंग हॉट बॉडी है, हॉट बॉडी, और उसके जस्ट बिल्कुल बगल में, बिल्कुल पास इसके जो एक लेयर होगी वो क्या होगी, बहुत ज़्यादा गर्म, और उसके ऊपर कम गर्म, उसके और ऊपर कम गर्म। तो जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे टेम्परेचर्स क्या होते
होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं, और ऊपर बढ़ते बढ़ते, यानी मैं सिर्फ इसी रीजन की बात कर रहा हूँ, ट्रोपोस्फेयर की, इसी को ध्यान देंगे, ठीक है। ज़्यादा ऊपर जा रहा हूँ, उसको कंफ्यूज मत होइएगा, सिर्फ ट्रोपोस्फेयर की बात हो रही है, स्पेस नहीं है तो इसलिए ऐसे लिखा है, ठीक है। तो टेम्परेचर्स कम होते चले जाएंगे। अगर टेम्परेचर्स कम होते चले जा रहे हैं तो देखिए टेम्परेचर का वेरिएशन कैसे होगा, फिगर में ध्यान दीजिए, टेम्परेचर का वेरिएशन यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि टेम्परेचर डिक्रीमेंट विल टेक प्लेस, राइट। तो पहली बात हमने क्या लर्न करी, हमने ये सीखा कि ट्रोपोस्फेयर में जब भी हम जाते हैं तो लगभग हाइट 10 to 18 किलोमीटर वेरी करती है। दूसरी बात क्या होती है, ट्रोपोस्फेयर में जो टेम्परेचर हैं वो जैसे जैसे हाइट बढ़ती है उसके साथ क्या होगा, टेम्परेचर्स विल कम डाउन, टेम्परेचर्स कम होते रहेंगे। सारे के सारे क्लाइमेट और वेदर फिनोमेना ट्रोपोस्फेयर में। वाटर वेपर 99% पूरे एटमॉस्फेयर का कहाँ होता है, ट्रोपोस्फेयर में। और जो टेम्परेचर डिक्रीमेंट होना है ना, इसको हम बोलते हैं टेम्परेचर लैप्स। और ये जो एडियाबैटिक लैप्स है ये किस रेट से होता है, हर किलोमीटर के बाद लगभग 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या हो जाता रहता है, कम होता रहता है, राइट। तो मतलब हर किलोमीटर 2 किलोमीटर जाएंगे तो लगभग 12 to 13 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाता है। और जब टेम्परेचर कम हो गया और आप फाइनली ट्रोपोस्फेयर के एंड पे आ गए हैं तो जो नेक्स्ट लेयर है दैट लेयर विल बी कॉल्ड एज द स्ट्रेटोस्फेरिक लेयर, स्ट्रेटोस्फेयर। और इनके बीच का ये जो पार्टीशन रीजन है ना, इसे आप बोलते हैं ट्रोपोपॉज, बिटवीन ट्रोपोस्फेयर एंड स्ट्रेटोस्फेयर। ये हमारे पास नेक्स्ट रीजन कौन सा है, स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर की देखिए अब जो हाइट है ना, लगभग 10 से लेके 50 किलोमीटर तक की रहती है। स्ट्रेटोस्फेयर के बॉटम है ये जो ट्रोपोपोज है, ठीक है, ये वेरी करता है लैटिट्यूड के अकॉर्डिंग भी और सीजन्स के अकॉर्डिंग भी, राइट। लैटिट्यूड्स में अलग अलग हमने देखा कि अगर इक्वेटर के नियर हैं तो अलग होगा, और अगर पोल्स के पास हैं तो अलग होगा, कम होगा पोल्स में, इक्वेटर में ज़्यादा होगा, अभी सीखा, राइट। और स्ट्रेटोस्फेयर में एक अच्छी बात यह है कि यहाँ पे क्या है, ओजोन लेयर प्रेजेंट है, राइट। ओजोन लेयर क्या करती है, वी हैव जस्ट नाउ लर्न कि ओजोन लेयर जो भी बाहर से आने वाली यूवी रेडिएशन है, अल्ट्रावायलेट, उनको एब्जॉर्ब करती है और उनको एब्जॉर्ब करके प्रिवेंट करती है अर्थ को या अर्थ के लिविंग बींग्स को उस यूवी रेडिएशन के एक्सपोजर से, राइट। तो यहाँ पे जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं ये टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट होता जा रहा है। देखिए यहाँ से जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ रहे हैं टेम्परेचर इज गेटिंग इंक्रीमेंट, टेम्परेचर आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज जब ऊपर से रेज आ रही हैं, ऊपर से सनरेज आ रही हैं, तो सनरेज को या फिर हीट को एब्जॉर्ब करने वाली ओजोन लेयर उसके करीब है, तो ज़्यादा हीट इस डायरेक्शन में बढ़ती जा रही है, बिकॉज हीट यहाँ पे कम पहुँच रही है, ऊपर ज़्यादा है क्योंकि ओजोन लेयर ने हीट को रोक लिया है। तो जैसे जैसे ऑल्टीट्यूड बढ़ता है वैसे वैसे बिकॉज ऑफ दी मोर हीट एब्जॉर्ब्ड, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है ऊपर ऊपर जाते हैं, हाइट बढ़ रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। टेम्परेचर क्यों बढ़ रहा है, बिकॉज ऑफ द मोर हीट एब्जॉर्ब बाय द ओजोन लेयर। तो इस वजह से क्या होता है, इस वजह से टेम्परेचर का इंक्रीमेंट हो जाता है यहाँ पे, राइट। इस लेयर की बात करें तो इसमें कमर्शियल जेट्स जो हैं वो इजीली उड़ सकते हैं, क्योंकि इस लेयर में ना वर्टिकल विंड्स नहीं होती भाई। यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे ना ये वर्टिकल इस तरह की ये विंड्स नहीं होती, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल विंड जरूर मिलेंगी आपको, वर्टिकल विंड्स नहीं होंगी। तो वर्टिकल विंड्स ना होने के कारण काफ़ी स्टेबल रहती है एयर, तो कमर्शियल जेट जो है ना वो ईजिली फ्लाई कर सकते हैं। ये काफ़ी थिन होती है, काफ़ी ड्राई भी होती है, क्योंकि थिन होती है तो वर्टिकल विंड्स नहीं होती, राइट। ड्राई होती है ना तो बहुत क्लाउड्स जो हैं बहुत माइनर आप बोल सकते हैं, बहुत छोटे छोटे क्लाउड्स, पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड होते हैं यहाँ पे। ये देखिए एंड में देखिए पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड, मैंने बताया था पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड पोल्स में ही होंगे और किस एटमॉस्फेरिक लेयर में होंगे, स्ट्रेटोस्फेयर में होंगे। जितना ज़्यादा कंडीशन ठंडी बनेगी उतना ये क्लाउड्स के फॉर्मेशन की कंडीशन और ज़्यादा कंड्यूसिव बनती जाएगी। और ये पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड क्या करते हैं, ये पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड कभी कभी ट्रोपोपोज में देखिए क्या होता है, इंप्योरिटीज़ की इकट्ठी हो जाती हैं। ये इंप्योरिटीज़ यहाँ से जंप करके क्लाउड्स में आके अट्रैक्ट हो जाती हैं और ये क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन को हार्बर करते हैं। और जब ये क्लोरीन यहाँ पे ओजोन लेयर के साथ इंटरेक्ट करती है, बहुत गंदा हो गया, थोड़ा साफ कर लेते हैं इसको, यहाँ ये दोबारा से देखिए, ये जो क्लोरीन वगैरह हैं ये पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स ने हार्बर किया था। जब ये इंटरैक्ट करेंगे ओजोन लेयर से तो ओजोन लेयर का डिस्ट्रक्शन करेंगे। कैसे, क्लोरीन जब इंटरैक्ट करेगा ओजोन लेयर से तो ClO एक ऑक्सीजन एटम को हटा देगा और साथ में क्या बनाएगा, ऑक्सीजन। तो ClO और ऑक्सीजन बनेगा और फाइनली जब रिएक्शन होगा तो Cl2 बन जाएगा और ऑक्सीजन फिर से बन जाएगा, ठीक है। तो क्लोरीन फिर से रिटेन हो जाएगा दोबारा से, लेकिन ओजोन ब्रेक होती जाएगी, मतलब ओजोन जो है ना वो ब्रेक हो जी O में और O2 में और इससे ऐड करेगा तो ऑक्सीजन। तो इसका मतलब ओजोन, आप बाय एंड लार्ज याद रखिए, ओजोन ऑक्सीजन में कन्वर्ट होती रहेगी और इसकी वजह से ओजोन में क्या होते जाएंगे, होल होते चले जाएंगे, डिफरेंट होल्स विल बी देयर। आगे जाके हमको समझ में आएगा, इसीलिए एंटार्क्टिक रीजन में ओजोन होल था जबकि आर्कटिक रीजन में ओजोन होल नहीं था, क्योंकि एंटार्क्टिक रीजन काफ़ी कोल्ड हुआ करता था कंपेयर टू आर्कटिक रीजन। अब कुछ लोग पूछेंगे जी ऐसा क्यों हुआ, ज्योग्राफर्स ने जब रिसर्च करी तो उन्होंने समझ में आया क्योंकि आर्कटिक रीजन में क्या होता है, बहुत सारी रिवर्स मिक्स होती हैं। तो जो आर्कटिक सी है वो
आर्कटिक जो कॉन्टिनेंट है वो कंपैरेटिवली उसका टेम्परेचर ज़्यादा है और एंटार्क्टिक रीजन का टेम्परेचर बहुत कम है। जब टेम्परेचर कम होगा तो कम टेम्परेचर की वजह से पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स बनते हैं, और जब पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड बनते हैं टेम्परेचर जितना कम उतना अच्छा पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड बनने का इन्विटेशन। जितने ज़्यादा बनेंगे उतने ही ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस को हार्बर करेंगे, जितना ज़्यादा हार्बर करेंगे उतना ही ओजोन पे अटैक होगा, उतना ही वाइड क्या होगा, ओजोन होल उतना ही वाइड होगा। इसीलिए एंटार्क्टिक रीजन में ओजोन होल क्या था, काफ़ी बड़ा हो चुका था। खैर अब तो हमने जब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन करी उसके बाद से ऐसा समय आ गया कि ओजोन होल ऑलमोस्ट इतना कम हो गया कि बंद ही होने वाला है, और कुछ जगहों पे ऐसा भी बोला गया है कि काफ़ी जगहों पे ओजोन होल क्या हो गया, बंद हो गया है, राइट। तो ये हमने बात करी स्ट्रेटोस्फेयर के बारे में, राइट। अब इसमें कुछ कुछ क्या होता है ना, कई बार सोलर फ्लेयर्स जब आती हैं तो सोलर फ्लेयर्स दे इंटरैक्ट विद दे समटाइम्स देयर इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल रीचेज हेयर, और जब इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल यहाँ के एटम्स और मॉलिक्यूल से इंटरैक्ट करते हैं तो बिकॉज ऑफ द इंटरैक्शन वो एटम्स के अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को नॉकआउट कर देते हैं। बिकॉज ऑफ दैट सम कलर फॉर्मेशन हैपन्स बिकॉज ऑफ द आयनाइजेशन, उसे क्या बोलते हैं, ब्लू जेट्स बोलते हैं। तो कुछ कुछ ब्लू जेट्स भी यहाँ पे आपको नजर आते हैं। तो ठीक है, सभी लोगों को क्लियर है। 10 सेकंड में रिवाइज कर लें इसको फटाफट से। क्या होता है स्ट्रेटोस्फेयर, 10 to 50 किलोमीटर ओजोन प्रेजेंट है, कमर्शियल जेट फ्लाई कर सकते हैं, बहुत ही ड्राई एयर है, क्लाउड्स होंगे बट बहुत कम होंगे, पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड होगा, काफ़ी थिन एयर होंगी, वर्टिकल विंड्स नहीं होंगी, कमर्शियल एयरक्राफ्ट क्राफ्ट के लिए बहुत अच्छा है। ब्लू जेट्स इसमें हमको मिलते हैं बिकॉज ऑफ द इंटरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स। याद हो गया सभी को? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अगर हम बात करें, यहाँ पे क्वेश्चन देखिए यूपीएससी ने पूछा था, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, काफ़ी लोग कंफ्यूज हो गए थे, हम नहीं होंगे। चलिए पढ़िए जरा इस क्वेश्चन को पॉज करके। कर लिया आंसर, सोच लिया? चलिए देखते हैं। जेट एयरक्राफ्ट्स फ्लाई वेरी इजीली एंड स्मूथली इन द लोअर स्ट्रेटोस्फेयर, व्हाट कुड बी द अप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन? देयर आर नो क्लाउड्स और वाटर वेपर इन द लोअर स्ट्रेटोस्फेयर, देयर आर नो वर्टिकल विंड्स इन द। ये बात तो बिल्कुल ठीक है भाई, वर्टिकल विंड्स तो नहीं होती तभी एयरक्राफ्ट इजीली उड़ पाते हैं। देखिए जरा फिगर में भी तो है, हम देख पा रहे हैं। देखो ये देखो, ये फिगर में एक स्पाई प्लेन बना हुआ है, दिस इज द स्पाई प्लेन, ठीक है। यहाँ पे तो स्ट्रेटोस्फेयर में प्लेन्स तो उड़ रहे हैं इजीली, ठीक है। अगर बात करें फर्दर कि नो क्लाउड्स और वाटर वेपर इन द लोअर, देखिए हमने पढ़ा था ना इसमें कि भाई नो तो नहीं होगा, बहुत ही माइनर लेवल पे होते हैं, मिनिमम होते हैं, बट आप नो नहीं बोल सकते। मैक्सिमम 99% जो क्लाउड्स हैं वो ट्रोपोस्फेयर में ही मिल जाते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि स्ट्रेटोस्फेयर में क्लाउड्स नहीं होंगे, होते तो हैं, पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड। तो ये तो गलत हो गया ना, ये बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या हो गया इसका? बी हो गया, राइट। तो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगर लेयर की बात करें यहाँ पे, मेसोस्फेयर, मेसोस्फेयर फर्दर 50 से ऊपर जाएंगे तो मेसोस्फेयर नेक्स्ट लेयर आएगी। अगर इस लेयर में देखें तो देखिए टेम्परेचर आप देख सकते हैं यहाँ पे धीरे धीरे क्या हो रहा है, टेम्परेचर फॉल हो रहा है। दिस इज द रीजन, इस रीजन को आप मेसोस्फेयर बोल रहे हैं, ठीक है। तो लगभग 50 किलोमीटर इसकी रेंज देखेंगे तो 50 से लेकर के 80 किलोमीटर तक मेसोस्फेयर हमको मिलता है, राइट। तो जैसे जैसे ऊपर जाते हैं, क्योंकि जितना एब्जॉर्प्शन था हीट का वो स्ट्रेटोस्फेयर में हो गया, उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद टेम्परेचर्स आर गेटिंग रिड्यूस। तो जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी वो टेम्परेचर्स कम हो जाएंगे। और खास बात यह है ना मेसोस्फेयर की कि जो भी कोल्डेस्ट टेम्परेचर्स हैं पॉसिबल, कोल्डेस्ट टेम्परेचर्स एटमॉस्फेयर के, यानी कि -90 डिग्री सेल्सियस तक, वो भी कहाँ मिलते हैं आपको? वो आपको मेसोस्फेयर में मिलते हैं। मेसोस्फेयर में काफ़ी कम टेम्परेचर्स हमको मिल जाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए जो कर्व है ना, ये -90 की तरफ रीच कर रहा है, राइट। तो मेसोस्फेयर 50 to 80 कोल्डेस्ट टेम्परेचर मिलते हैं। ये जो रीजन है ना, ये जोग्राफर्स और जो स्पेस साइंटिस्ट हैं उनकी अप्रोच से थोड़ा बाहर है, क्योंकि इसको स्टडी करना काफ़ी डिफिकल्ट रहा है, तो इसके बारे में इतनी नॉलेज है नहीं जोग्राफर्स को, ठीक है। इसमें जोग्राफर्स क्या करते हैं ना कि इसमें साउंडिंग रॉकेट्स भेजते हैं इसकी रिसर्च करने के लिए, लेकिन वो भी बहुत ही इनफ्रीक्वेंटली। आप देखिए फिगर में देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए साउंडिंग रॉकेट्स ये दिखा रखा है यहाँ पे, राइट। तो फिर भी क्या है कि काफ़ी इनफ्रीक्वेंटली भेजे जाते हैं, क्योंकि काफ़ी कॉस्टली होता है रॉकेट्स भेजना, तो इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है, राइट। तो यहाँ पे बहुत ही स्ट्रेंज सी बात है कि एक नॉक्टिल्यूसेंट क्लाउड टाइप, ठीक है, जिसे हम पोलर मेसोस्फेरिक क्लाउड्स बोलते हैं, और पोल्स पे ही मिलते हैं। ये स्ट्रेटोपोज है मेसोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के बीच का। जैसे पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स यहाँ थे, सिमिलरली पोलर मेसोस्फेरिक क्लाउड्स यहाँ मिलते हैं हमको, राइट। इसे हम बोल सकते हैं पोलर मेसोस्फेरिक क्लाउड्स। तो पोलर मेसोस्फेरिक क्लाउड्स का एक और नाम है नॉक्टिल्यूसेंट क्लाउड्स, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या होता है, जब भी चार्ज पार्टिकल्स हमने देखा कि जब इंटरैक्ट कर रहे थे सोलर स्ट्रेटोस्फेयर से तो ब्लू जेट्स हमको मिल रहे थे। जब यहाँ मेसोस्फेयर से इंटरैक्ट करते हैं ना, जब चार्ज इलेक्ट्रिकली डिस्चार्जेस, तो स्प्राइट्स और एल्स का फॉर्मेशन होता है। एक स्प्राइट्स होते हैं और एक एल्स होते हैं। लाइटनिंग टाइप का फिनोमिना होता है, काफ़ी ब्यूटीफुल होता है दिखने में। मीटियोर्स भी इस पर्टिकुलर लेयर में आपको मिल सकते हैं, राइट। तो हमने समझा कि
मेसोस्फेयर लेयर है उसका ये रेंज है। देखिए यहाँ पे ना आपको मेजर जो याद रखना है कि उसके अंदर क्या क्या होता है, क्या टेम्परेचर रेंज है, क्या उसकी डिस्टेंस रेंज है और क्या उसमें कर सकते हैं, ये याद रखने वाली चीज़ें हैं यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट लेयर है वेरी इंपॉर्टेंट, आइनोस्फेयर। ये जो आइनोस्फेयर लेयर है ना, ये बेसिकली थर्मोस्फेयर का ही पार्ट है। देखिए क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे रीजन्स होते हैं एटमॉस्फेयर में, इन सभी रीजन्स में ना बहुत बहुत जगहों पे कई बार ऐसा होता है इलेक्ट्रिकली लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकली चार्ज एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर देयर। तो जहाँ जहाँ पे वो एक्साइट होते हैं उस उनके ग्रुप को हमने क्या बोल दिया है, आयनोस्फेयर बोल दिया है, राइट। अब देखिए आयनोस्फेयर बनता कैसे है, या आयनोस्फेयर हम से क्यों बोलते हैं। देखिए जो आपके पास सोलर विंड्स होती हैं ना, सोलर विंड्स में या सोलर रेज में एक्स रेज भी होती हैं और एक्स रेज के साथ साथ यूवी रेज भी होती हैं। ये यूवी रेज और ये एक्स रेज जब आके एटमॉस्फेयर से इंटरेक्ट करती हैं तो ये क्या करती हैं, एटमॉस्फेयर के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स और एटम्स हैं उनसे इंटरेक्ट करेंगी, राइट। तो जब एक्स रे और यूवी रेज ये एटम्स और मॉलिक्यूल से इंटरेक्ट करेंगे ना, तो इंटरेक्शन की वजह से जो मॉलिक्यूल्स और एटम हैं उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको नॉकआउट कर देते हैं। जब इलेक्ट्रॉन्स को नॉकआउट करते हैं तो उनका क्या होता है, आयनाइजेशन। आयनाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में डिवाइड कर देता है और आयंस बना देता है, राइट। और ये जो आयंस हैं ये बहुत ही डिस्टिंक्टली और बहुत ही डिफरेंटली बिहेव करते हैं, और जब किसी एक जगह पे इन आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है तो उस जगह को ही हम क्या बोल देते हैं, आयनोस्फेयर बोल देते हैं। आयनोस्फेयर की डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स हैं एट डिफरेंट टेम्परेचर्स, डिफरेंट टाइप ऑफ आयंस आर देयर जो कि इलेक्ट्रिकली चार्ज होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव आयंस होते हैं, राइट। और ये क्यों बने होते हैं, क्योंकि एक्स रेज और यूवी रेज जितनी भी हैं सोलर रेस के अंदर या सोलर विंड्स के अंदर, तो वो एक्स रेज यूवी रेज जब सोलर रेडिएशन के अंदर से आके इंटरेक्ट करती हैं हमारे एटमॉस्फेयर से, तो वो कुछ इस तरह के इलेक्ट्रॉन्स को नॉकआउट करती हैं जिसकी वजह से आयनाइजेशन होता है, और जो आयनाइजेशन है ये आयंस को बनाता है। जब ये जो देखिए आयनोस्फेयर भी है ना, इसमें जो आयंस हैं ये डिफरेंटली बिहेव कर रहे हैं और इनका भी बिहेवियर डे और नाइट में डिफरेंट होता है, बिकॉज आयंस बनाने वाले सोलर रेडिएशन जो है वो दिन में ही तो अवेलेबल हैं, वो नाइट में तो क्या है, नाइट में दे आर नॉट अवेलेबल। तो इसीलिए डे और नाइट में डिफरेंट रहेगा। और अगर हम बात करें डिफरेंट लैटिट्यूड्स की भी, तो लैटिट्यूडनल वेरिएशंस भी होगा, क्योंकि हमें पता है कि जो पोल्स हैं वहाँ पे सनरेज कैसी हैं, वहाँ पे सनरेज थोड़ी सी स्लांट है, वेयर एज जो बिल्कुल इक्वेटर है वो वहाँ पे सनरेज कैसी हैं, एकदम परपेंडिकुलर है, राइट। आयनोस्फेयर का एक एडवांटेज ये है कि रेडियो कम्युनिकेशन जो है, रेडियो कम्युनिकेशन बहुत ही अच्छा होता है। आयनोस्फेयर को यूटिलाइज किया जाता है रेडियो कम्युनिकेशन, क्योंकि एक एडवांटेज लेते हैं जोग्राफर्स, अगर एक आयनोस्फेयर में आयंस हैं तो जब भी रेडियो सिग्नल्स जाएंगे तो रेडियो सिग्नल्स क्या है ना, जब इन आयन से रिफ्लेक्ट होंगे तो उनका सिग्नल्स का जो अप्रोच है वो बढ़ जाएगा और वो और ज़्यादा आगे तक ट्रांसमिट होंगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये जो आयनोस्फेयर है ये नेगेटिवली अफेक्ट कर देता है। ये आयनोस्फेयर क्या करेगा, समटाइम्स इट में एब्सॉर्ब, बेंड एंड इवन रिफ्लेक्ट द रेडियो सिग्नल्स। और ये क्या कर देता है, जब भी कोई मान लीजिए अगर कोई सैटेलाइट है ऊपर, अगर अमेरिका की सैटेलाइट है, अमेरिका का इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, राइट, और या वहाँ से अगर कोई रेज आ रही है, या फॉर एग्जांपल आप ऐसे मान लीजिए कि ऊपर हमारा जो अमेरिका का जीपीएस सिस्टम है, राइट, जो जीपीएस है वहाँ से सिग्नल्स आ रहे हैं, तो कभी कभी ना ये सिग्नल डिस्टॉर्ट होते हैं, क्योंकि जब ये आयनोस्फेयर से पास करते हैं, तो जब आयनोस्फेयर से पास करेंगे तो आयनोस्फेयर इनको बेंड कर देगा या फिर डिस्टॉर्ट कर देगा या फिर एब्जॉर्ब कर लेगा, राइट। तो वहाँ भी जो स्पेस साइंटिस्ट हैं या फिर जो ऑब्जर्वर्स हैं उनको काफ़ी ज़्यादा करेक्शंस देनी पड़ती हैं, सो दैट द इफेक्ट ऑफ द आयनोस्फेयर कैन बी नेगेटेड और नेग्लेक्टेड, राइट। तो सिमिलरली जो सोलर मास इजेक्शंस जब होंगी, जिस टाइम पे सोलर फ्लेयर्स आएंगी और अगर वो ज़्यादा आई वॉल्यूम में और उन्होंने इंटरेक्ट किया आयनोस्फेयर रीजन से, तो यहाँ पे काफ़ी बड़े लेवल पे क्या होगा, आयनाइजेशन होगा, और बिकॉज ऑफ दिस आयनाइजेशन द कम्युनिकेशन में भी हैवीली डिस्टरप्टेड, काफ़ी हैवी डिस्ट्रप्शन आएगी कम्युनिकेशन में, राइट। नेक्स्ट अगर हम बात करें एक्सोस्फेयर, ये आउटर मोस्ट लेयर होती है, ठीक है। सबसे बाहर की लेयर की अगर हम बात करेंगे तो सबसे बाहर की जो लेयर है वो एक्सोस्फेयर ही है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ना एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, अगर आप ध्यान से देखें इस इनिशियल फिगर को, तो देखिए यहाँ पे एक लेयर भी है थर्मोस्फेयर। मैंने कहा था कि आयनोस्फेयर थर्मोस्फेयर का ही पार्ट होता है, राइट। और थर्मोस्फेयर को आप देख सकते हैं लगभग 80-90 से लेके 500 to 600 किलोमीटर्स तक ये थर्मोस्फेयर हमको मिलता है। यहाँ देखिए सभी लोग, यहाँ ध्यान देंगे, आप इस बात को ध्यान रखिए, थर्मोस्फेयर है लगभग 80-85-90 से लेके 600 to 700 किलोमीटर तक होता है। यहाँ पे भी देखिए थर्मोस्फेयर में क्या होगा, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा ना, जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, राइट, इंक्रीमेंट इन द टेम्परेचर हैपन्स। और लगभग इतने बड़े टेम्परेचर्स मिलते हैं कि 500 डिग्री सेल्सियस 600 डिग्री सेल्सियस तक की रेंज के टेम्परेचर्स हमको मिल जाते हैं यहाँ पे। और इसी रेंज में ये जो थर्मोस्फेयर वाली रेंज है ना, हमारा जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वो लो अर्थ ऑर्बिट में है,
ठीक है, वो यहीं पे लोकेटेड है, राइट। और जो यूवी रेज हैं जिसके बारे में भी हमने बात करी, और जो एक्स रेज हैं वो मैक्सिमम इसी रीजन में एब्जॉर्ब होती हैं। इसी के अंदर ही तो हमें क्या मिला था, आयनोस्फेयर टाइप का रीजन मिला था, राइट। और जो ऑरोराज हैं, हमने जिसके बारे में बात की थी पुराने लेक्चर में, ऑरोराज जो कि सोलर फ्लेयर्स, सोलर विंड्स जब इंटरैक्ट करती हैं पोल्स में, और जब पोल्स में इंटरैक्ट करेंगी तो हमारे जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं उनके साथ इंटरेक्शन की वजह से लाइटनिंग होती है, तो वही ऑरोराज बनाती है। तो ऑरोराज जो हैं वो कहाँ पे जनरली आपको थर्मोस्फेयर में मिलते हैं, क्योंकि देखिए जो चार्ज पार्टिकल्स है ना, जो भी चार्ज पार्टिकल्स ऊपर से आ रहे हैं, ये जो चार्ज पार्टिकल जब ऊपर से आएंगे तो इनके अंदर क्या क्या होते हैं, इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं और आयन्स होते हैं, राइट। ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और आयन जब एटम्स और मॉलिक्यूल से इंटरैक्ट करते हैं थर्मोस्फेयर में, तो क्या करते हैं, इन एटम्स और मॉलिक्यूल को हाई एनर्जी स्टेट में एक्साइट कर देते हैं। जब हाई एनर्जी स्टेट में ये एटम्स और मॉलिक्यूल एक्साइट हो जाते हैं तो क्या होगा, ये अपनी एनर्जी को, हाई एनर्जी को एमिट करेंगे। और जब ये हाई एनर्जी को एमिट करते हैं तो किस फॉर्म में एमिट करते हैं, फोटॉन्स की फॉर्म में। और फोटॉन्स की फॉर्म में एमिट करने का मतलब ब्यूटीफुल लाइट्स नजर आती हैं, और यही रीजन है फॉर्मेशन ऑफ ऑरोरास। फिर से देखते हैं कि जो थर्मोस्फेयर है, थोड़ा साफ कर लेते हैं, ठीक है, थर्मोस्फेयर है, ठीक है। थर्मोस्फेयर में क्या होता है, मैक्सिमम एक्स रेज और यूवी रेज होती हैं, वो ऑब्जर्व होती हैं। अब देखिए क्या होता है, ये जो सोलर फ्लेयर्स हैं, जो सोलर रेज निकलेंगी, इन सोलर रेज में क्या होते हैं, चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। ये जो चार्ज पार्टिकल्स हैं, ये चार्ज पार्टिकल्स फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और आयंस, ये चार्ज पार्टिकल्स जब इंटरैक्ट करते हैं मॉलिक्यूल्स और एटम्स से, तो क्या होगा, मॉलिक्यूल्स और एटम्स इनके अंदर जब थर्मोस्फेयर के अंदर ये जब इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल और मॉलिक्यूल और एटम इंटरैक्ट करेंगे तो क्या होगा, इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको हाई एनर्जी स्टेट में एक्साइट कर देंगे। और जब ये हाई एनर्जी स्टेट में एक्साइट होंगे तो बिकॉज ऑफ द एक्सेस एनर्जी, जो भी एक्सेस एनर्जी इनके अंदर आई है, इस एनर्जी को शेड ऑफ करेंगे। भाई ज़्यादा एनर्जी तो रख नहीं सकते, जब ये शेड ऑफ करेंगे ना उस एक्सेस एनर्जी को, तो क्या करेंगे, ये एमिट करते हैं फोटॉन्स को। और जब फोटॉन्स को एमिट करेंगे तो बिकॉज ऑफ द फोटॉन्स एमिशन देयर इज अ विजिबिलिटी ऑफ द लाइट, और जो ये लाइट है कलरफुल डिस्प्ले होता है। यही तो क्या रीज़न होता है थर्मोस्फेयर में ऑरोरास के बनने का रीज़न होता है। बहुत सारी सैटेलाइट्स को ड्रैग भी लगता है, क्योंकि थर्मोस्फेयर की जो देखिए हाइट है ना, वेरिएबल होती है डिपेंडिंग अपॉन द एब्जॉर्प्शन ऑफ द रेस, ये वेरी करती रहती है। इसकी वजह से भी क्या होता है, सैटेलाइट पे ड्रैग लगता है। तो जो भी सैटेलाइट मैन्युफैक्चरर्स हैं या फिर इंजीनियर्स हैं, उनको इस ड्रैग को क्या करना होता है, उनको इस ड्रैग को कंसिडरेशन में लेना होता है जब भी वो डिज़ाइन करते हैं सैटेलाइट को, राइट। तो एक्सटर्नल लेयर के बारे में हम बात कर लेते हैं। एक्सोस्फेयर क्या है, एक्सटर्नल लेयर है, वो आउटर मोस्ट लेयर है, उसमें कुछ नहीं है, कोई गैसेज नहीं है, बहुत ही मिनिमल लेवल की हैं। उसे आप बोल सकते हैं कि वैक्यूम एग्जिस्ट करता है, कोई एयर नहीं है। तो मोस्टली अभी तक जो हमारे जोग्राफर्स हैं ना, वो इस लेयर को इतना ऑब्जर्व नहीं कर पाए हैं, इतना ज़्यादा इसके बारे में स्टडी नहीं कर पाए, क्योंकि कोई लिमिट ही नहीं है। 700 किलोमीटर से लेकर के अप टू 1,90,000 किलोमीटर तक ये जो है एटमॉस्फेयर की लेयर अवेलेबल है, राइट।